अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में मैं एनालिसिस करूंगा आज के इंग्लिश पेपर का, इंग्लिश 6 सेम बैच 2020-2021। मैंने थोड़ी देर पहले यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट डाला था, तो उसमें मैंने यही चीज़ पूछी थी कि आपको आज के इंग्लिश पेपर का एनालिसिस चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करी थी कि हमें चाहिए एंड कुछ डाउट्स वगैरह रह गए हैं, तो उनको भी हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आगे बात करते हैं। ये जो पेपर था तो ये 1 घंटे का पेपर था एंड इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स हैं तो वो है 30 एंड मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए वो है 12। इसमें 3 सेक्शंस थे। सेक्शन ए जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके 4 पार्ट्स हैं एंड उसके बाद सेक्शन बी जो है वो मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चंस थे। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चंस थे एंड उन 2 क्वेश्चंस में सब क्वेश्चंस थे। ठीक है, मतलब 2 पार्ट्स। तो उसके बाद सेक्शन सी जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का था एंड उसमें उसमें मतलब 2 क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो जो पहला सेक्शन जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का था, तो उसमें आपको ईच क्वेश्चन जो है वो 20 वर्ड्स तक ख़त्म करना था। ठीक है, 20 वर्ड्स के आसपास आपको ये क्वेश्चंस लिखने थे। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट फर्स्ट, हाउ होम ब्रू कंप्यूटर क्लब पेव्ड वे फॉर एप्पल इन्वेंशन। तो जो होम ब्रू कंप्यूटर क्लब है उसकी वजह से कैसे एप्पल की इन्वेंशन पॉसिबल हो पाई। होम ब्रू कंप्यूटर क्लब आपको पता है, तो इसमें मेन चीज़ें क्या हुई जिसकी वजह से एप्पल कंप्यूटर जो है वो बन पाया। तो पहली चीज़ जो है वो ये थी कि जो आइडिया था एप्पल कंप्यूटर को बनाने का, उसका डिज़ाइन वगैरह उसको देने का, तो वो स्टीव वोजनिक को यही से आया था। मतलब होम ब्रू कंप्यूटर क्लब की मीटिंग्स से ही उसको ये आइडिया आया था। ठीक है, ये पहली चीज़ हो गई। उसके बाद जो फीडबैक प्रोवाइड करा था, मतलब जब इन्होंने कंप्यूटर बनाया था, स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वोजनिक ने जब एप्पल बनाया था, तो उसके लिए इनको फीडबैक चाहिए था। वो फीडबैक भी प्रोवाइड करा इसी होम ब्रू कंप्यूटर क्लब ने। उसके बाद जो पहला बड़ा ऑर्डर आया इनको टेरल से, ठीक है, तो वो भी यही होम ब्रू कंप्यूटर क्लब से ही इनको आया। ठीक है, तो इसमें ये 2-3 चीज़ें मेंशन करनी थी। तो उसके बाद सेकेंड पार्ट, ब्रीफ अबाउट स्टीव जॉब्स एम्बॉडीमेंट ऑफ काउंटर कल्चर एंड टेक्नोलॉजी। जो स्टीव जॉब्स है उसको कैसे दिखाया गया है कि वो एक ऐसा पर्सन था जो कि काउंटर कल्चर को भी फॉलो करता था एंड टेक्नोलॉजी को भी फॉलो करता था। स्टीव जॉब्स काउंटर कल्चर को फॉलो करता था, हमें ये चीज़ इसलिए पता चलती है क्योंकि वो हिप्पी मूवमेंट वगैरह या जो सेल्फ फुलफिलमेंट मूवमेंट्स हैं, मेडिटेशन, योगा वगैरह, तो इनको प्रैक्टिस करता था। तो ये काउंटर कल्चरल चीज़ें हैं। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम वो टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि तभी जाके उसने आगे एप्पल कंप्यूटर बनाया। एंड वन मोर थिंग, जो काउंटर कल्चर है उनका ये बिलीव था जो लोग हैं वो इक्वल हैं, उनको इक्वल राइट्स होने चाहिए, हर कोई इक्वल है। तो स्टीव जॉब्स भी ये चीज़ मानता था। बट स्टीव जॉब्स एक और चीज़ मानता था, वो ये है कि टेक्नोलॉजी की वजह से भी लोगों को फ्रीडम मिलेगी एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे। ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि काउंटर कल्चर वाले पहले नहीं मानते थे। ठीक है, थर्ड पार्ट, राइट डाउन सम ऑफ द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ द लॉकडाउन इम्पोज्ड बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो क्या पॉजिटिव चीज़ें हुई लॉकडाउन के टाइम पे, वो हमें बतानी है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि जो भी चीज़ें पॉजिटिव हुई तो उनकी हेडिंग लिखते बट उनको इलॉबरेट नहीं करते। मतलब 5-6 चीज़ें आपको लिखनी थी, 5-6 हेडिंग आपको लिखनी थी। अगर आप उनको इलॉबरेट नहीं भी करते तो आपको फुल मार्क्स मिलते क्योंकि आप हेडिंग लिखने वाले थे जो कि खुद में ही एक पॉइंट बनता है। ठीक है, तो अगर आप 5-6 ऐसे हेडिंग लिखते तो आपके मार्क्स कोई नहीं काटने वाला था। ठीक है, आपको लिखने थे कम्युनिटी सॉलिडेरिटी के लोग एक साथ आए, एक दूसरे के लिए उन्होंने काम किया, या एनवायरमेंटल बेनिफिट्स बहुत सारे हुए, जो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन है ये कम होने लगा। उसके बाद पर्सनल रिफ्लेक्शन एक पॉइंट आप लिख सकते थे कि लोगों को ये मतलब टाइम मिला इतना कि वो खुद के ऊपर सोच सके कि हमारी जो रिलेशनशिप है नेचर के साथ वो कैसी है, या हम मतलब क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से नेचर को नुकसान पहुंच रहा है। एंड इन टर्न वो फिर मतलब उस नुकसान की वजह से कैसे फिर इंसानों को नुकसान हो रहा है। ठीक है, एंड एक और चीज़ आप लिख सकते थे, एनिमल वेलफेयर के जो लोग हैं उन्होंने मतलब कुछ वॉलंटियर्स ने मतलब एनिमल्स के बारे में उस टाइम पे सोचा जब कि उनको खाना खिलाने वाला भी उस टाइम पे कोई नहीं था। ठीक है, तो ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें थी जो आप लिख सकते थे। फोर्थ पार्ट, वाइज बाराक ओबामा सिंगल आउट फॉर हिज एबिलिटी टू स्पीक प्लूरली। तो बाराक ओबामा जो है उसकी यहाँ पे एग्जांपल क्यों दी गई है कि उसके पास ये सलाहियत थी कि वो प्लूरली बात कर सकता है। ठीक है, मतलब बहुत सारी वॉइसेस में वो बात कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता है कि जो बाराक ओबामा है वो बहुत सारी वॉइसेस में बात करता था एंड वो इस चीज़ को सपोर्ट करता था क्योंकि उसके पास मल्टीपलिसिटी ऑफ वॉइसेस थी एंड एट द सेम टाइम जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स थे सिंगुलैरिटी के कि जो इंसान है वो उसके पास एक ही वॉइस होनी चाहिए, तो उसको वो रिजेक्ट करता था। एंड ये चीज़ फिर
फिर उसने दिखाई भी जब वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया, क्योंकि जो लोग हैं वो ये चीज़ बोलते थे कि जो ओबामा है वो ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि ये मल्टीपल वॉइसेस में बात करता है, इसके पास कोई एक सिंगुलर वॉइस नहीं है। बट इसने ये चीज़ दिखाई कि अगर मेरे पास मल्टीपलिसिटी ऑफ वॉइसेस भी होगी तो तब भी मैं ट्रू हो सकता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए इसकी जो एग्जाम्पल है वो दी गई है। सेक्शन बी मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चंस। सेक्शन बी जो है वो मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चंस थे एंड हर एक आंसर जो है वो आपको 150 वर्ड्स में लिखना था, मतलब ऊपर नीचे भी हो सकता था, बट जो लिमिट है वो 150 के आसपास होनी चाहिए थी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 एंड पार्ट 1, Who was Steve Jobs? How does he inspire you? स्टीव जॉब्स जो है वो कौन थे एंड वो आपको कैसे इंस्पायर करता है? स्टीव जॉब्स जो है वो एप्पल के को फाउंडर थे एंड वो अमेरिकन बिजनेसमैन थे, एंटरप्रेन्योर थे, एंड वो आपको कैसे इंस्पायर करता है? वो हमें इस चीज़ से इंस्पायर करता है कि उसके पास ये एबिलिटी थी कि उसने क्रिएटिविटी को बिजनेस की फॉर्म दे दी, ठीक है, मतलब इससे प्रॉफिट कमाया, क्योंकि जो इन्वेंशन है वो बहुत सारे लोगों ने करे हैं, बट उसको एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनाना तो ये हर किसी के बस की बात नहीं है। सपोज़ मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जो निकोला टेस्ला है उसने एसी करंट का इन्वेंशन करा, बट जब उसकी डेथ हुई तो उसकी जो डेथ है वो मतलब भूख से मर गया वो, तो खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तो इन्वेंशन तो उसने भी करी, बट उसने मतलब उसे एक बिजनेस की फॉर्म नहीं दी। बट स्टीव जॉब्स जो है मतलब उसका ऐसा विजन था कि उसने ये जो एप्पल कंप्यूटर बनाया तो उसके बाद उसने इसे एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनाई, ठीक है। तो हम आज के दौर में देखते हैं कि जो एप्पल कंपनी है वो कितनी बड़ी कंपनी है, तो ये स्टीव जॉब्स की बदौलत ही पॉसिबल हो पाया, ठीक है। तो उसने मतलब इससे हम ये चीज़ सीख सकते हैं कि क्रिएटिविटी को हम बिजनेस की फॉर्म कैसे दे सकते हैं, या लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो हम स्टीव जॉब्स से सीख सकते हैं, या मतलब डिटर्मिनेशन या कंटिन्यूसली काम करना, डट के काम करना। हाँ, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट स्टिल मतलब डट के काम करना या अपने पैशन को फॉलो करना, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम स्टीव जॉब्स से सीख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो है इसका, दैट इज़ हाउ स्टीव जॉब्स एंड हिज कलीग्स वेर डिफरेंट एज डिपिक्टेड इन द टेक्स्ट। जो स्टीव जॉब्स हैं एंड उसके जो कलीग्स हैं वो कैसे डिफरेंट थे, एक दूसरे से कैसे अलग थे। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्विस्ट किया है इन्होंने, क्योंकि वहाँ पे या टेक्स्ट में जो डिफरेंट वर्ड है वो नहीं है, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ऐसे पूछा गया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मतलब एग्ज़ाम में खुद से बच्चों को करनी पड़ती हैं, स्टूडेंट्स को खुद से करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि वो कैसे एक दूसरे के साथ या कैसे एक दूसरे से डिफरेंट थे। तो ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है कि जो स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वॉजनिक थे तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे। मतलब अगर स्टीव जॉब्स एक चीज़ में अच्छा था तो स्टीव वॉजनिक दूसरी चीज़ में अच्छा था। अगर स्टीव जॉब्स जो है उसका बिजनेस माइंड बहुत अच्छा था तो जो स्टीव वॉजनिक है तो मतलब उसका इलेक्ट्रिकल चीज़ों में बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस था, या वो मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर स्टीव जॉब्स एक अच्छा पब्लिक स्पीकर था तो एट द सेम टाइम जो स्टीव वॉजनिक हैं वो मतलब शाई पर्सन था, ठीक है। तो मतलब ये जो चीज़ें हैं तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती थी, ठीक है। तो इसी वजह से ये एक दूसरे से डिफरेंट बन जाते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, जेन गोडॉल बिलीव्ड दैट एनिमल्स लाइक ह्यूमंस हैव फीलिंग्स एंड एग्जिबिट इमोशंस डिस्कस। तो हमें बताना है कि जो जेन गोडॉल है वो ये बिलीव रखती है कि जो एनिमल्स हैं तो उनकी भी फीलिंग्स वगैरह होती हैं जैसे इंसानों की होती हैं। तो इस चीज़ को हमें डिस्कस करना है। ऑब्वियसली उनकी भी फीलिंग्स वगैरह होती हैं, एंड ये हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमें मतलब सिंपैथी है टुवर्ड्स एनिमल्स, बट इसलिए क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव भी किया गया है कि इनके भी इमोशंस होते हैं, इनको भी लाइक डर लगता है, ये भी थोड़ा लो वगैरह फील करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो इमोशंस इंसान फील करता है तो वो इमोशंस जो एनिमल्स हैं तो वो भी फील करते हैं। एंड जो रिसर्च वगैरह में मतलब जब रिसर्च वगैरह करी जाती है तो रैट्स एंड मंकीज़ के ऊपर ज़्यादातर मतलब रिसर्च करी जाती है तो उनको ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। जो जेन गोडॉल है वो मतलब इस चीज़ को भी करती है कि जो जानवर हैं उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक साथ काम करना चाहिए एंड ऐसी मतलब टेक्नोलॉजी जो है उनका इन्वेंशन करना चाहिए जिसकी वजह से हमें इन जानवरों के ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह ना करने पड़े। तो इसमें यही सब चीज़ें लिखनी थी। इसका सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, वाई डू जेडी स्मिथ रिग्रेट्स लेटिंग गो ऑफ वन वॉइस इन फेवर ऑफ अनदर। जो जेडी स्मिथ है वो क्यों इस बात से रिग्रेट करती है कि उसने अपनी वॉइस खो दी या उसने एक वॉइस खो दी दूसरी वॉइस को पाकर। तो वो इसलिए रिग्रेट करती है क्योंकि वो बोलती है या उसका बिलीफ है कि जो सारी वॉइसेस होती है वो इक्वल होती हैं, एंड जो सारी वॉइसेस होती है तो वो इंसान की पहचान होती है। एंड ये जो बिलीफ है ये लेटर मतलब उसके अंदर डेवलप हुआ, क्योंकि अगर पहले होता तो
ऑब्वियसली वो अपनी वॉइस जो है वो कभी ना खोती, बट लेटर उसका ये बिलीफ डेवलप हुआ कि जो सारी वॉइसेस होती है वो इक्वल होती है, ये जो सारी वॉइसेस होती है इंसान की पहचान होती है, उससे इन वॉइसेस की वजह से पहचान मिलती है एंड उसे इन सारी वॉइसेस को रखना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम वो ये भी बोलती है कि जो एक इंसान है तो उसे एक ही वॉइस पे स्टिक नहीं रहना चाहिए, या एक वॉइस को मतलब सुपीरियर नहीं मानना चाहिए, दूसरी वॉइस को इन्फीरियर नहीं मानना चाहिए। जो सारी वॉइसेस हैं वो इक्वल होती है एंड सारी वॉइसेस जो हैं इंसान को सारी वॉइसेस के साथ प्यार होना चाहिए, सारी आइडेंटिटीज़ के साथ प्यार होना चाहिए। तो ये चीज़ वो बताती है या ये उसका बिलीफ है, ठीक है। तो इसीलिए वो रिग्रेट करती है क्योंकि वो बोलती है कि ये जो सारी वॉइसेस हैं ये इंसान की पहचान होती हैं। तो आई गेस ये जो क्वेश्चन है तो ये भी आपको क्लियर है एंड इसमें यही चीज़ें लिखनी थी, थोड़ा सा इलॉबरेट करके लिखना था, तो 150 वर्ड्स में ये जो क्वेश्चन है तो ये आपका बन जाता। उसके बाद सेक्शन सी, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं तो इनके जो आंसर्स हैं वो आपको लगभग 400 वर्ड्स के आसपास लिखना था, मतलब आप 320 330 तक भी लिख सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, डिस्कस द थीम ऑफ एन ऐसे स्पीकन इन टंग्स। अब ये मत बोलना कि ये मैंने पढ़ाया नहीं था, तो मैंने आपको 4 थीम्स पढ़ाए थे। उसमें जो मेजर थीम था तो वो ये था कि जो एक इंसान होता है तो उसके पास जब एक वॉइस होती है, ठीक है, एंड जो एक दूसरा इंसान होता है उसके पास मल्टीपल वॉइस होती है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। एंड जब एक इंसान मल्टीपलिसिटी ऑफ वॉइसेस बोलता है, मतलब उसके पास मल्टीपल वॉइसेस होती है, तो क्या मल्टीपल वॉइस होने की वजह से वो अपनी पुरानी वॉइसेस खो देता है या उसे एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो ये जो थीम है ये हमें देखने को मिलता है, तो ये डिपेंड करता है इंसान के ऊपर। तो कोई इंसान जो है वो मतलब दूसरी वॉइस एक्वायर करके अपनी पहली वॉइस खो देता है, बट कोई जो इंसान है एट द सेम टाइम वो फ्लेक्सिबिलिटी इख्तियार करता है, वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में ऐसे महारत पाता है, ठीक है। तो ये पहला थीम बन गया। उसके बाद और भी थीम्स हैं लाइक लैंग्वेज एज रिफ्लेक्शन ऑफ आइडेंटिटी, की जो लैंग्वेज है उसकी वजह से हमें मतलब आइडेंटिटी मिलती है। कि ये चीज़ मैंने पहले भी बताई कि अगर एक जो इंसान है वो अगर कश्मीरी बोलता है तो हमें पता लग जाता है कि वो कश्मीर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये इसका दूसरा थीम हो गया, ठीक है। आपको ये करना था कि जो मतलब एक थीम मैंने मेजर थीम बताया पहले, तो वो आपको लिखना था। तो मुझे पता है आपके जो वर्ड्स हैं वो शॉर्ट पड़ जाते, तो फिर आपको क्या करना था, जो मेरे बाकी थीम्स थे जो मैंने पढ़ाए थे तो वो आपको लिखने थे। अगर आप हेडिंग भी लिखते तो तब भी आपको मार्क्स मिलते, बट आपको उनको थोड़ा इलॉबरेट करना था, तो तब जाके आपको फुली मार्क्स मिलते, ठीक है। तो एक और थीम था मल्टीपलिसिटी ऑफ वॉइसेस, जो इंसान है उसे एम्ब्रेस करना चाहिए मल्टीपलिसिटी ऑफ वॉइसेस, मतलब रिजिडिटी जो है वो उसे ख़त्म करनी चाहिए, एक ही वॉइस पे नहीं डटे रहना चाहिए या एक वॉइस को सुपीरियर नहीं मानना चाहिए। उसके बाद मतलब एक और थीम ये भी है, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रेशियल आइडेंटिटी, की जो मतलब ऑब्वियसली जो ब्लैक्स होते हैं, मतलब ज़्यादातर जो ब्लैक्स होते हैं उनको किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो ये थीम इस ऐसे से भी हाईलाइट होता है, ठीक है। तो ये थे कुछ थीम्स स्पीक इन टंग्स के। तो उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है, हाउ वाज एप्पल 1 बॉर्न, व्हाट फैक्टर्स वेर इंपॉर्टेंट इन इट्स क्रिएशन, ठीक है। तो एप्पल 1 जो है उसको कैसे बनाया गया, तो कंबाइंड एफर्ट्स डाले स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वॉजनिक ने, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, टेक्सचुअल क्वेश्चन है। एंड उसके बाद कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट थे, लाइक होम ब्रू कंप्यूटर क्लब का वो एक मेजर फैक्टर था, ठीक है। मैंने फीडबैक वगैरह बोला, उसने मतलब फीडबैक वगैरह जो है वो होम ब्रू कंप्यूटर क्लब ने ही इनको दिया था, या इनकी जो मीटिंग्स थी पॉल टेरल के साथ तो वो भी इसी होम ब्रू कंप्यूटर क्लब से ही इनको मिली थी। एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, मतलब कि जो जॉब्स है उसका बिजनेस माइंड था, जो स्टीव वॉजनिक है तो मतलब वो टेक्निकल चीज़ों में उसका बहुत एक्सपीरियंस था, या मतलब टेक्निकल चीज़ों में उसकी बहुत महारत हासिल थी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती थी, तो तब जाके जो एप्पल 1 है इसकी क्रिएशन हो गई, ठीक है। तो ये जो वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।